हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज की वीडियो में हम चीनी सभ्यता यानी चाइनीज सिविलाइजेशन के टॉप 25 एमसीक्यूज देखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी सभ्यता किस नदी घाटी प्रणाली से शुरू हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, हुआंगे या पीला नदी। ठीक है, हुआंगे आपको याद रखना है, इसका नाम थोड़ा सा अजीब नाम होते हैं चाइनीज की, तो आपको याद रखना है, यहाँ की नदी भी अजीब नाम की है। हुआंगे या पीली नदी को अक्सर चीनी सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है क्योंकि इसने कृषि के विकास और प्रारंभिक बस्तियों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नदी ने खेती और परिवहन के लिए उपजाऊ मिट्टी प्रदान की, जिससे समुदाय के विकास और प्राचीन चीन में जटिल समाजों के उद्भव की अनुमति मिली। पीली नदी घाटी अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और चीनी इतिहास और सभ्यता को आकार देने में ऐतिहासिक महत्व के लिए जानी जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है कौन सी? हुआंगे नदी, हुआंगे नदी आपको याद रखना है, या पीली नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। देवीय निर्णय के सिद्धांत के आधार पर शांग को उखाड़ फेंकने के लिए युक्तिकरण को कहा गया। क्या कहा गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्वर्ग का आदेश। ठीक है, इसे क्या कहा गया? स्वर्ग का आदेश। देखिए, स्वर्ग का जनादेश प्राचीन चीन में एक अवधारणा थी जो एक राजवंश या शासक को उखाड़ फेंकने को उचित ठहराती थी। इस मान्यता के अनुसार शासक को तब तक शासन करने का देवी अधिकार दिया गया था जब तक वे सदाचार के साथ शासन करते थे और लोगों की भलाई करते थे। हालांकि यदि कोई शासक भ्रष्ट हो जाता था या अपने कर्तव्यों को पूरा करने में विफल हो जाता था तो वे स्वर्ग का जनादेश खो देते थे और किसी अन्य शासक या राजवंश के लिए उन्हें उखाड़ फेंकना आसान हो जाता था। इस अवधारणा का उपयोग सांग राजवंश को उखाड़ फेंकने और झोउ राजवंश के उदय को वैध बनाने के लिए किया गया था। तो आपको याद रखना है स्वर्ग का जनादेश। नेक्स्ट, शांग युग के दौरान लेखन का अभ्यास विकसित हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह रिपीट हुआ है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, उत्कीर्ण हड्डियों या सीपियों का उपयोग करके अनुष्ठानिक भविष्यवाणी करके लेखन का अभ्यास विकसित हुआ है। देखिए, सांग युग के दौरान लेखन की प्रथा खुदी हुई हड्डियों या सीपियों का उपयोग करके अनुष्ठानिक भविष्यवाणी से विकसित हुई है। इससे पता चलता है कि प्राचीन सांग सभ्यता इन हड्डियों या सीपियों का उपयोग भविष्यवाणी के रूप में करते थे, जहां वे आध्यात्मिक क्षेत्र से मार्गदर्शन या उत्तर प्राप्त करने के लिए उन पर प्रतीकों या पात्रों को अंकित करते थे। समय के साथ प्रतीकों को अंकित करने की ये प्रथा लेखन की एक परिष्कृत प्रणाली में विकसित हुई, जिसने प्राचीन चीन में लिखित भाषा के विकास की नींव रखी। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ही झोउ की अपनी जागीरदारों को नियंत्रित करने की क्षमता कम हुई, चीन ने प्रवेश किया। चीन ने किसमें प्रवेश कर लिया? तो सही आंसर हो जाएगा सी, राजनीतिक संघर्ष और सामाजिक उथल पथल का एक लंबा दौर आ गया था। देखिए, हुआ क्या, जैसे जैसे झोउ की अपने जागीरदारों को नियंत्रित करने की क्षमता कम होती गई, चीन राजनीतिक संघर्ष और सामाजिक उथल पुथल के एक लंबे दौर में प्रवेश कर गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई केंद्रीय सत्ता अपने जागीरदारों पर नियंत्रण खो देती है तो यहाँ एक शक्ति शून्यता पैदा करती है, जो अक्सर सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले विभिन्न गुटों के बीच आंतरिक संघर्ष और संघर्ष का कारण बनती है। इस मामले में झोउ राजवंश के मजबूत नियंत्रण के बिना चीन के भीतर विभिन्न राज्य और क्षेत्र संभवतः राजनीतिक शक्ति संघर्ष और सामाजिक अशांति में लग गए, जिससे लंबे समय तक संघर्ष और उथल पुथल मची रही। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखते रहिए और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन झोउ राजवंश के पतन के बाद राजनीतिक भ्रम की अवधि का परिणाम था? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दार्शनिकों ने संघर्ष को समाप्त करने और अधिक स्थायी और एकीकृत राजनीतिक व्यवस्था बनाने के तरीके खोजने की कोशिश की थी। चलिए देख लेते हैं। झोउ राजवंश के पतन के बाद राजनीतिक भ्रम की अवधि के दौरान चीन में दार्शनिक ने संघर्ष को समाप्त करने और अधिक स्थायी और एकीकृत राजनीतिक व्यवस्था बनाने के तरीके खोजने की कोशिश की। यहाँ राजवंश के पतन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न अस्थिरता और अराजकता की प्रक्रिया थी।
कन्फ्यूशियस और लाओजी जैसे दार्शनिकों ने विभिन्न विचारों और दर्शन का प्रस्ताव रखा, जिनका उद्देश्य चीनी समाज में व्यवस्था और स्थिरता लाना था। उनकी शिक्षाओं और लेखों का बाद में चीनी राजनीतिक और सामाजिक प्रणालियों के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। निम्नलिखित में से कौन कन्फ्यूशियस का सबसे सटीक वर्णन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। एक सामाजिक दार्शनिक थे जो व्यवस्था और सद्भाव की आवश्यकता से ग्रस्त थे। देखिए, कन्फ्यूशियस को सबसे सटीक रूप से एक सामाजिक दार्शनिक के रूप में वर्णित किया गया है जो व्यवस्था और सद्भाव की आवश्यकता से ग्रस्त थे। ऐसा इसलिए क्योंकि कन्फ्यूशियस ने एक सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने में नैतिक मूल्यों, सामाजिक संबंधों और नैतिक व्यवहार के महत्व पर जोर दिया। वह पितृभक्ति, बड़ों के प्रति सम्मान और समाज के भीतर विभिन्न भूमिकाओं में व्यक्तियों के उचित आचरण की अवधारणा में विश्वास करते थे। कन्फ्यूशियस की शिक्षाएं सदाचारपूर्ण आचरण और अनुष्ठानों के अभ्यास के माध्यम से एक संतुलित और व्यवस्थित समाज पर केंद्रित थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है कन्फ्यूशियस, याद रखना है आपको। कन्फ्यूशियस की राय में सरकार का संचालन करने में सक्षम बुद्धिमान व्यक्ति केवल यहीं से आ सकते हैं। कहाँ से आ सकते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, शी। ठीक है, जो शी, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तब समझ में आएगा। कन्फ्यूशियस के अनुसार सरकार का संचालन करने में सक्षम बुद्धिमान व्यक्ति केवल शी से ही आ सकते हैं। शी प्राचीन चीन में शिक्षित वर्ग थे जिन्हें कन्फ्यूशियस शिक्षाओं सहित विभिन्न कलाओं और विज्ञानों में प्रशिक्षित किया गया था। तो आपको याद रखना है शी क्या थे? तो ये शिक्षित वर्ग थे। कन्फ्यूशियस का मानना था कि जिन लोगों ने उचित शिक्षा और नैतिक विकास प्राप्त किया है वे लोगों के लाभ के लिए शासन करने और बुद्धिमान निर्णय लेने के लिए सबसे योग्य हैं। इसलिए उन्होंने शी को सरकार में सत्ता और नेतृत्व के पदों के लिए आदर्श उम्मीदवार माना था। कन्फ्यूशियस के अनुसार किस कारण से श्रेष्ठ व्यक्तियों को शासन करना चाहिए? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, समग्र रूप से समाज की सेवा करने के लिए श्रेष्ठ व्यक्तियों को शासन करना चाहिए। समग्र रूप से समाज की सेवा करने के लिए श्रेष्ठ व्यक्तियों को शासन करना चाहिए। कन्फ्यूशियस के अनुसार शासक की भूमिका व्यक्तिगत लाभ या अपना गौरव स्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि समाज की व्यापक भलाई के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करना है। उन्हें उन लोगों की भलाई और कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए जिन पर वे शासन करते हैं। व्यक्तिगत हितों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समग्र रूप से समाज की बेहतरी की दिशा में काम करना चाहिए। यहाँ नेतृत्व में परोपकार और धार्मिकता के महत्व पर कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं के अनुरूप है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत एग्जाम में, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन वफादारी और आज्ञाकारिता के संबंधों में से एक नहीं था जो कन्फ्यूशियस की सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा को एक साथ रखता था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, व्यापारी या किसान। ये नहीं था किसमें? कन्फ्यूशियस की सामाजिक व्यवस्था में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन कन्फ्यूशियस के शिष्यों में से एक मेंशियस की मौलिक मान्यता का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मनुष्य स्वभावतः अच्छाई की ओर प्रवृत्त है और उस पर उसी प्रकार शासन किया जाना चाहिए। देखिए, कन्फ्यूशियस के शिष्यों में से एक मेंशियस का मानना था कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से अच्छाई की ओर झुका हुआ था। उनका मानना था कि व्यक्तियों में अपने नैतिक चरित्र को विकसित करने और सदाचारी बनने की क्षमता है। मेंशियस ने एक उदार शासक के महत्व पर भी जोर दिया जो नैतिक सिद्धांतों के आधार पर शासन करता है और लोगों को अच्छाई की ओर मार्गदर्शन करता है। मनुष्य की जन्मजात अच्छाई और गुणी शासकों की आवश्यकता में यह विश्वास मेंशियस के दर्शन के अनुरूप है। निम्नलिखित में से कौन कानूनविदों के राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सरकार को कठोर होना और सख्त कानूनों पर आधारित कठोरता से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। ये है कानूनविद के राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व। देखिए, सही उत्तर है सरकार को कठोर होना चाहिए और सख्त कानूनों पर आधारित कठोरता से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। यहाँ कानूनवादियों के राजनीतिक दृष्टिकोण से मेल खाता है जो एक मजबूत और केंद्रीकृत सरकार में विश्वास करते थे जो सख्त कानून और दंड भी लागू करते थे। उनका मानना था कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वार्थी है और समाज में व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखने के लिए उन्हें सख्त नियंत्रण की आवश्यकता है। इसलिए बोला गया था कि सरकार को कैसा होना चाहिए? कठोर होना चाहिए, और कानून भी कैसे होने चाहिए? कठोरता से लागू होने चाहिए। शी
हुआंगडी, ठीक है, शी हुआंगडी, ये कौन थे या क्या थे, इनके बारे में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। वहाँ किन राज्य में विचारों को नियंत्रित करने के बारे में इतने चिंतित थे कि उन्होंने लिगलिस्ट ट्रैक्ट और कुछ अन्य आधिकारिक संस्करणों के अलावा अन्य सभी पुस्तकों को जलाने का प्रस्ताव रखा था। किसने? शी हुआंगडी ने। इनका नाम याद रखना है आपको। देखिए, शी हुआंगडी का लिगलिस्ट ट्रैक्ट और कुछ अन्य आधिकारिक संस्करणों के अलावा अन्य सभी पुस्तकों को जलाने का प्रस्ताव किन राज्य में विचारों को नियंत्रित करने के लिए उनकी चिंता को दर्शाता है। यहाँ कार्रवाई सेंसरशिप की शक्ति में उनके विश्वास और किसी भी विरोधी विचारधारा या दर्शन को दबाने की उनकी इच्छा को प्रकट करती है। वैकल्पिक दृष्टिकोण को समाप्त करके शी हुआंगडी ने कानून नीति के तहत एक एकीकृत और आज्ञाकारी समाज को बनाए रखने का लक्ष्य रखा। यह निर्णय शासन के प्रति उनके सत्तावादी दृष्टिकोण और सत्ता को मजबूत करने के उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। तो शी हुआंगडी का नाम आपको याद रखना है। शी हुआंगडी अपने सार्वजनिक निर्माण परियोजना के लिए प्रसिद्ध थे। निम्नलिखित में से कौन सी उनकी सबसे प्रसिद्ध स्मारकीय संरचना है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चीन की जो महान दीवार है, ये शी हुआंगडी की महान रचना है। देखिए, शी हुआंगडी, जिन्हें चीन के पहले सम्राट के रूप में भी जाना जाता है, अपनी व्यापक सार्वजनिक निर्माण परियोजना के लिए प्रसिद्ध थे। इनमें से उनकी सबसे प्रसिद्ध स्मारकीय संरचना चीन की महान दीवार है। यह विशाल निर्माण परियोजना चीन के आक्रमणों से बचाने और एकीकृत चीन को आक्रमणों से बचाने और एकीकृत रक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए शुरू की गई थी। महान दीवार हजारों मील तक फैली हुई है और इसे इतिहास की सबसे बड़ी वास्तुशिल्प उपलब्धियों में से एक माना जाता है। यह चीन की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक और एक लोकप्रिय पर्यटक इस आकर्षण है। तो आपको याद रखना है, शी हुआंगडी ने चीन की महान दीवार का निर्माण करवाया था। किन राजवंश की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? ठीक है, जो किन राजवंश था उसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा डी। शी नौकरशाही के तहत चीन का एकीकरण, ये था उसके सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि। देखिए, किन राजवंश की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि शी नौकरशाही के तहत चीन का एकीकरण था। इसका मतलब ये है कि वे एक केंद्रीकृत सरकारी प्रणाली स्थापित करने में सक्षम थे जो पूरे देश में प्रभावी ढंग से शासन करती थी। इस एकीकरण से स्थिरता आई और चीन के भविष्य को आकार देने वाले विभिन्न सुधारों और नीतियों के कार्यान्वयन की अनुमति मिली। एकीकृत और शक्तिशाली चीनी राज्य के विकास में यह एक महत्वपूर्ण कदम था। हान राजवंश के दौरान अन्य सामाजिक समूहों के साथ अंतर विवाह के परिणाम स्वरूप शी का विकास हुआ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, विद्वान सज्जन। ठीक है, शी में कौन शामिल थे? पढ़े लिखे लोग, विद्वान और सज्जन लोग। हान राजवंश के दौरान शी, जो मूल रूप से शिक्षित किसान थे, अन्य सामाजिक समूहों के साथ अंतर विवाह के माध्यम से विद्वान सज्जन वर्ग में विकसित हुए। इस परिवर्तन ने उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल करने और शासक वर्ग का हिस्सा बनने की अनुमति दी। विद्वान सज्जन उच्च व्यक्ति थे जो सरकारी नौकरशाही के पदों पर थे और अपने कन्फ्यूशियस मूल्यों और साहित्यिक कौशल के लिए जाने जाते थे। उन्होंने साम्राज्य के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें समाज का बौद्धिक और नैतिक अभिजात वर्ग माना जाता था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है आपको। हान राजवंश के दौरान महिलाओं की स्थिति क्या थी? ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, ये आपको याद रखना है। सही आंसर हो जाएगा डी। पुरुषों के प्रति महिलाओं के सम्मान की कन्फ्यूशियस आवश्यकताओं के बावजूद हान के दौरान महिलाओं को बाद के राजवंशों की तुलना में अधिक स्वतंत्रता मिली थी। देखिए क्या था, हान राजवंश के दौरान पुरुषों के प्रति महिलाओं के सम्मान की कन्फ्यूशियस आवश्यकताओं के बावजूद महिलाओं को बाद के राजवंशों की तुलना में अधिक स्वतंत्रता थी। इसका मतलब ये है कि निम्नलिखित राजवंशों की तुलना में महिलाओं को अधिक अधिकार और स्वतायत प्रदान की गई थी। इससे पता चलता है कि हान राजवंश के दौरान महिलाओं को अपेक्षाकृत उच्च दर्जा प्राप्त था और वे कुछ विशेष अधिकारों और स्वतंत्रताओं का आनंद लेने में सक्षम थी जो बाद के समय में उन्हें उपलब्ध नहीं था। हान राजवंश के दौरान किसानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कई किसानों के पास बहुत कम या कोई जमीन नहीं थी और वे संपन्न जमींदारों के लिए काम करते थे हान राजवंश के समय में।
देखिए हान राजवंश के दौरान कई किसानों के पास बहुत कम या कोई जमीन नहीं थी, उन्हें अमीर जमींदारों के लिए काम करने के लिए मजबूर किया गया था। इससे पता चलता है कि अधिकांश किसानों के पास अपनी जमीन का मालिक होने का साधन या अवसर नहीं था और वे अपनी आजीविका के लिए जमीन मालिकों पर निर्भर थे। यहाँ स्थिति जमींदारों और किसानों के बीच एक महत्वपूर्ण धन असमानता को दर्शाती है, जो दर्शाती है कि इस समय के दौरान किसानों को सामान्य समृद्धि का आनंद नहीं मिला था। बाद के हान राजवंश का काल निम्नलिखित के बीच सत्ता के लिए संघर्षों से राजनीतिक रूप से परेशान था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शाही पत्नियां, विद्वान सज्जन और शाही किन्नरों के परिवार। देखिए बाद के हान राजवंश के दौरान विभिन्न गुटों के बीच सत्ता के लिए राजनीतिक संघर्ष हुए। इन गुटों में शाही पत्नियां, विद्वान सज्जन और शाही किन्नर के परिवार शामिल थे। इन समूहों ने शाही दरबार पर प्रभाव और नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा की, जिससे राजवंश के भीतर राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता संघर्ष शुरू हो गया था। निम्नलिखित में से वो कौन सा चीन में हान काल का तकनीकी नवाचार नहीं था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बारूद और तोप, ये नहीं था। देखिए चीन में हान काल के दौरान कई तकनीकें नवाचार हुई। इनमें बारूद और तोपों का आविष्कार, ब्रश, पेन और कागज का विकास, खनन तकनीकों की उन्नति और बेहतर नेविगेशन के लिए पतवार और कंपास की शुरुआत शामिल है। हालांकि बारूद और तोपें चीन में हान काल की तकनीकी की नवीनता नहीं थी। बारूद और तोपों का आविष्कार वास्तव में तांग राजवंश के दौरान हुआ था, जो हान काल के बाद आया था। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? बारूद तोप। मतलब यहाँ पे बारूद तोप का नहीं हुआ था, ये तांग राजवंश के दौरान हुआ था। किन राजवंश की राजधानी क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा सी, जियानयांग। ठीक है, किन राजवंश की राजधानी थी? जियानयांग। ये आपको याद रखना है। अब देखिए आगे, कन्फ्यूशियस के सभी विचारों को उनके छात्रों द्वारा एक पाठ में लिखा गया था, जिसे कहा जाता था। ये बहुत पूछा जाता है, तो यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा साहित्य का संग्रह, या इसे एनालेक्ट्स कहते थे। एनालेक्ट्स के नाम से ये जाना जाता है। तो साहित्य का संग्रह या एनालेक्ट के नाम से इनके छात्रों ने एक पाठ में इनके विचारों को कर दिया था। देखिए सही उत्तर है एनालेक्ट्स। एनालेक्ट्स एक ऐसा पाठ है जिसमें कन्फ्यूशियस की शिक्षाएं और विचार शामिल हैं, जिन्हें उनके छात्रों ने लिखा था। इसे कन्फ्यूशीवाद के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक माना जाता है और यह नैतिकता और शासन जैसे विषयों पर कन्फ्यूशियस के विचारों की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो एनालेक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, शी हुआंगडी किस राजवंश के सम्राट थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा बी, किन राजवंश से। ठीक है, किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये किन राजवंश। शी हुआंगडी किन राजवंश के सम्राट थे? यह राजवंश चीन का पहला शाही राजवंश था, जिसने 221 से 206 ईसा पूर्व तक शासन किया था। शी हुआंगडी को उनके केंद्रीकृत और सत्तावादी शासन के साथ साथ चीन की महान दीवार और टेराकोटा सेना के निर्माण के लिए जाना जाता है। किन राजवंश ने चीन को एकजुट करने और भविष्य के राजवंशों की नींव रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्राचीन चीन के सम्राटों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल थे। तो किसे छोड़कर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, कन्फ्यूशियस को छोड़कर ये सभी शामिल थे। देखिए कन्फ्यूशियस को प्राचीन चीन का सम्राट नहीं बल्कि एक दार्शनिक और शिक्षक माना जाता है। कन्फ्यूशियस बसंत और शरद ऋतु के दौरान रहते थे और नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था पर अपनी शिक्षाओं के लिए जाने जाते थे। उनका चीनी संस्कृति और दर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव था, लेकिन उनके पास कोई राजनीतिक या शाही शक्ति नहीं थी। दूसरी ओर लियोबैंग, शी हुआंगडी और बूडी सभी सम्राट थे, जिन्होंने प्राचीन चीन में विभिन्न राजवंशों पर शासन किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कन्फ्यूशियस। किस राजवंश के पतन के दौरान सरदारों ने राजवंश के विभिन्न हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हान राजवंश। जब हान राजवंश का पतन हुआ था तब उसके विभिन्न हिस्सों पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था। देखिए हान राजवंश के पतन के दौरान सरदारों ने राजवंश के विभिन्न हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। विखंडन और अस्थिरता की इस दौर में क्षेत्रीय सैन्य नेताओं को सत्ता पर कब्जा करने और अपने स्वयं के डोमेन स्थापित करने की अनुमति दी। हान राजवंश की कमजोर केंद्रीय सत्ता ने एक शक्ति शून्यता पैदा कर दी, जिसका इन सरदारों ने फायदा उठाया, जिससे राजवंश का विघटन हुआ और चीनी इतिहास में 3 राज्यों की अवधि का उदय हुआ।
अब बारी है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की। अगर वीडियो अच्छा लगा आपको दोस्तों तो लाइक ज़रूर करते रहिए। प्राचीन चीनी स्वयं को डैश कहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका राज्य दुनिया के केंद्र में है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मध्य साम्राज्य। प्राचीन चीनी स्वयं को मध्य साम्राज्य कहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका राज्य दुनिया के केंद्र में है। देखिए, प्राचीन चीनी स्वयं को मध्य साम्राज्य कहते थे क्योंकि उनका मानना था उनका राज्य दुनिया के केंद्र में स्थित था। यह शब्द अन्य छोटे राष्ट्रों से घिरी हुई केंद्रीय और सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता होने की उनकी धारणा को दर्शाता है। मध्य साम्राज्य की अवधारणा भी उनकी संस्कृति और समाज की श्रेष्ठता और प्रभुत्व में उनके विश्वास का प्रतीक था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, प्राचीन चीनी खुद को क्या कहते थे, तो मध्य साम्राज्य कहते थे। यहीं पर दोस्तों हमारे टॉप 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। 1 या 2 एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी अपना चैनल ग्रो कर पाएगा। इसलिए प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।